गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम नया विषय जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं, द्रव अवस्था। इससे पहले हम गैसियस स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये द्रव अवस्था का पहला लेक्चर है जिसमें हमारा विषय है स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में रचनात्मक भिन्नता। वैसे इस टॉपिक को आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसे अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि एक द्रव, गैस और लिक्विड सॉलिड में क्या रचनात्मक भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, जबकि ठोस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम पाई जाती है। द्रवों में अणुओं के मध्य दूरी गैसों की अपेक्षा बहुत कम, लेकिन ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। क्योंकि ठोसों में अवयवी कण एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, जबकि गैसों में अवयवी कणों में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं पाई जाती। द्रवों में अवयवी कण बहुत ज़्यादा व्यवस्थित तो नहीं होते, परंतु गैसों की अपेक्षा इनमें थोड़ी सी नियमितता पाई जाती है। इस प्रकार ठोस, द्रव और गैसों में कुछ रचनात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो भिन्नता है वो अंतर आणविक बल तथा अंतर आणविक दूरी की है। गैस के अणुओं के मध्य वॉन डेर वाल आकर्षण बल होते हैं, जो कि दुर्बल बल की श्रेणी में आते हैं, अतः अणुओं के मध्य की दूरियां अधिक होती हैं। गैसों के मध्य किसी भी प्रकार के आयनिक या सहसंयोजक बंध नहीं होते हैं, क्योंकि आयनिक बंध प्रबल होते हैं, अतः गैसों के मध्य वॉन डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जो कि दुर्बल श्रेणी के होते हैं। परिणाम स्वरूप गैसों के अणुओं के मध्य खाली स्थान भी अधिक होते हैं। द्रव अणुओं के मध्य यथाचित आकर्षण बल पाए जाते हैं। इन बलों की कोटि गैस में उपस्थित आकर्षण बलों से लगभग 10 गुना अधिक होती है। ये बल इतने प्रबल भी नहीं होते कि द्रव के अणुओं को दृढ़ता से बांधे रखें। ठोस के कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल या आयनिक आकर्षण बल पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो ठोसों में अवयवी कण हैं, प्रत्येक प्रकार की गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। गैस के अणुओं के मध्य खाली स्थान अधिक होते हैं। द्रव के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा में अधिक, परंतु गैसों की अपेक्षा कम होते हैं, और ठोसों में खाली स्थान नहीं के बराबर होते हैं। गैस के अणु स्थानांतरण, कंपन और घूर्णन तीनों प्रकार की गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जबकि द्रवों के अणु कंपन गति और घूर्णन गति कर सकते हैं। तथा जो ठोस अवयवी कण हैं वो प्रत्येक प्रकार की गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें प्रबल बंध पाए जाते हैं। तो अवयवी कण अपनी मूल स्थिति के संदर्भ में केवल कंपन गति कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर नहीं जा सकते, तो उनमें घूर्णन पॉसिबल नहीं होता है, केवल कंपन होता है। अपने ही स्थान पर उनमें ऊर्जा परिवर्तन या स्थिति परिवर्तन होता है। अगला बिंदु है जो कि गैस, ठोस और द्रव के लिए भिन्न भिन्न होता है, आकार और आयतन। हम जानते हैं कि गैस में अणुओं के मध्य खाली स्थान अधिक होने के कारण अणुओं में सभी प्रकार की गतियां संभव हैं, अर्थात गैस के अणु लगातार विचरण करते रहते हैं, इसलिए गैस का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। ठोस में अवयवी कण क्योंकि एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, इसलिए ठोसों का एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। लेकिन द्रव
में अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होते हैं, इसलिए इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। परंतु आकर्षण बल इतने होते हैं कि अणु एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते और एक निश्चित आयतन में बंधे रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रवों का निश्चित आकार तो नहीं होता, परंतु उनका एक निश्चित आयतन होता है। संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है कि किसी भी जो संपीड्यता है वो उसको दबाव अगर हम लगाते हैं किसी भी द्रव गैस के ऊपर, तो उसमें जो गैसों में तो संपीड्यता पाई जाती है, क्योंकि जो अणु हैं वो दबाव महसूस करते हैं और उनके बीच की जो दूरी है संपीड्यता के कारण या कंप्रेशन के कारण कम हो जाती है। द्रव और ठोस में जो संपीड्यता है वो नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। संपीड्यता को संपीड्यता गुणांक के रूप में हम व्यक्त करते हैं। एक निश्चित ताप पर जब दाब में वृद्धि की जाती है तो पदार्थ के आयतन में होने वाली कमी और उसके प्रारंभिक आयतन का अनुपात उस पदार्थ का संपीड्यता गुणांक कहलाता है। द्रवों में दाब में 10 से 20 गुना वृद्धि करते हैं तो उनके आयतन में बहुत ही कम परिवर्तन होता है, लेकिन ठोसों में ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब पर माना कि द्रव का आयतन V0 है तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और P वायुमंडलीय दाब पर द्रव का आयतन Vp है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिख सकते हैं V0 माइनस Vp। क्योंकि V0 ज़्यादा है, दाब बढ़ा देने पर Vp का मान कम होगा, तो इसलिए हम V0 माइनस Vp लिखेंगे डिवाइडेड बाई V0 इंटू P माइनस 1, किसके बराबर होगा, कप्पा, जिसे कि संपीड्यता गुणांक कहा जाता है। इस इक्वेशन को रीअरेंज हम करते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलती है। Vp इज इक्वल्स टू V0 मल्टीप्लाइड 1 माइनस K P माइनस 1। कप्पा संपीड्यता गुणांक है जिसका मान हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन V डेल V अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी स्थिर ताप पर जब दाब के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन होता है तो उसका अनुपात संपीड्यता गुणांक कहलाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे तापीय प्रसार और संकोचन या थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। गैसों में क्योंकि हमने देखा कि अंतराण्विक दूरी बहुत ज़्यादा होती है और ठोसों में अंतराण्विक दूरी बहुत कम पाई जाती है, तथा द्रवों में अंतराण्विक दूरी गैस की अपेक्षा कम और ठोस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। अतः जब ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ती है और आयतन भी बढ़ता है। इस प्रकार जब निश्चित दाब पर द्रव का आयतन, हम ये कह सकते हैं कि निश्चित दाब पर द्रव का आयतन ताप का फलन होता है। एक निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने से द्रव के आयतन में हुई वृद्धि द्रव का तापीय प्रसार कहलाता है। इस तापीय प्रसार को तापीय प्रसार गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। एक निश्चित दाब पर 1 डिग्री ताप बढ़ाने से द्रव के आयतन में होने वाली वृद्धि द्रव के वास्तविक आयतन का अनुपात तापीय प्रसार गुणांक कहलाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व स्थिर दाब पर आयतन V0 है तथा T डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आयतन Vt है, तो परिभाषा के अनुसार हम इसे लिखेंगे Vt माइनस V0 डिवाइडेड बाई V0 विल बी इक्वल्स टू अल्फा T। अल्फा यहाँ द्रव का तापीय प्रसार गुणांक है। अतः हमें फाइनली इक्वेशन मिलती है Vt इज इक्वल्स टू V0 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस अल्फा T। द्रवों में तापीय प्रसार गुणांक का मान सामान्यतः धनात्मक होता है, यानी कि
अगर ताप बढ़ाते हैं तो आयतन भी बढ़ जाता है। कुछ द्रवों में तापीय प्रसार गुणांक का मान ऋणात्मक भी होता है, परंतु यह ताप की बहुत कम रेंज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो अल्फा का मान नेगेटिव होता है, यानी कि जल का आयतन ताप बढ़ाने से घटता है। कुछ द्रवों के सभी द्रवों के जो तापीय प्रसार गुणांक हैं वो द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। ऊष्मागतिकीय रूप से तापीय प्रसार गुणांक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/b del v अपॉन del t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी स्थिर दाब पर तापमान में जब परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ आयतन में भी परिवर्तन होता है। गैसों में ताप बढ़ाने पर जो प्रसार है वो चार्ल्स के नियम के अनुसार होता है, यानी कि जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो गैस का आयतन उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन था उसके 1/273वें भाग से बढ़ जाता है, जो कि लगभग सभी गैसों में समान होता है। यह मान द्रव के तापीय प्रसार गुणांक की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठोसों में तापीय प्रसार गुणांक द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। विसरण क्या होता है? गैसों का एक मुख्य गुण है कि जितना स्थान गैसों को उपलब्ध होता है वो उस पूरे स्थान में गैस के अणु विचरण करने लगते हैं। क्योंकि गैस में अंतराण्विक दूरी अधिक होती है अतः अणुओं के मध्य खाली स्थान भी अधिक होते हैं। गैसों में विसरण के वेग के लिए ग्राम ने विसरण का नियम बनाया था, जिसके अनुसार समान ताप और समान दाब पर दी गई गैसों के विसरण का वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रवों में विसरण होता है, परंतु अणुओं के मध्य दूरी कम होने से खाली स्थान भी कम होते हैं, इसलिए विसरण भी कम होता है। क्योंकि विसरण के लिए रिक्त स्थान उपलब्ध होना ज़रूरी है। ठोसों में खाली स्थान बहुत कम होने के कारण इनमें विसरण भी अत्यंत कम होता है। अतः उपरोक्त गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं की जो संरचनात्मक भिन्नता है उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।